दोस्तों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूँ अपने स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। आ जाइए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम जो है वो आपके सामने दिख ही रहा होगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं टॉपिक। तो टॉपिक जो है वो आज रिलेटेड है, जो हमारा टॉपिक वो रिलेटेड है हमारा टॉपिक कि यूएनओ की सफलताएं, यूएनओ कैसे बना और किससे बना यूएनओ, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए करते हैं, यूएनओ बना कैसे, अंतर्राष्ट्रीय संघ बना कैसे, संयुक्त राष्ट्र संघ बना कैसे, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आज उसके ऊपर टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलती है तो मैं बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। तो आ जाइए, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था, ये पिछला पेज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, एक बार रिकॉल कर लेते थोड़ा सा। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास के बारे में मैंने आपको बताया था कि विश्व युद्ध जब पहले विश्व युद्ध हुआ था तो पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोड़ा था हल्का सा। तो झकझोड़ा जो था तो उसके निपटारे के लिए झगड़े जितने भी झगड़े थे सबके निपटारे के लिए लगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने का प्रयास जरूरी है, कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। इसी के तहत में परिणाम स्वरूप उन्होंने लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया था। क्या किया था? लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ था। और जब लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ था तो शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन जो था वो दूसरा विश्व युद्ध रोकने में असफल रहा। जब यह संगठन दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा तो वहां पर क्या हुआ, तो ये लीग ऑफ नेशन जो था ये जो दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में क्या हुआ, असफल हुआ। तो असफल हुआ तो पहले की तुलना में महायुद्ध कहीं ज्यादा हुआ और काफी लोग मारे गए। जब इसके लोग मारे गए ना, तो अब इस संगठन की जो संरचना थी ना उस पर सवाल उठने लगा। और उस पर जब सवाल उठने लगा तो क्या हुआ, उस पर सवाल उठ के कि लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन 1945 में इस स्थापित किया गया और 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हुई। तो 51 देशों ने क्या किया, इस पर क्या किया, दस्तखत किया। और इन दस्तखत करने के बाद इस पर क्या हुआ, इनकी स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पा रहा था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र ने की थी। जो लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया था उसे संयुक्त राष्ट्र ने करने की कोशिश की। और संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। सबसे इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र का मेन मोटो क्या है, तो देख लीजिए आप, ये 3 लाइन मेन मोटो है इसकी। तो संयुक्त राष्ट्र का मेन मोटो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, और इसकी स्थापना के पीछे यह आशा कर रही थी। यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं। जो संगठनों के बीच, अलग अलग देशों के बीच जो झगड़े हो रहे हैं ना, यह संगठन उन्हें रोकने का काम करता है ताकि ये झगड़े का रूप न ले और विश्व युद्ध न बन जाए। युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेंगे। इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा है कि पूरे विश्व में सामाजिक, आर्थिक और विकास की भावना को बढ़ाने के लिए विभिन्न देश एक दूसरे के साथ लाया जाए। अर्थात हर देश एक दूसरे को ऊपर बढ़ाने के लिए क्या करें, ऊपर ले जाने के लिए सहयोग करें। अब क्या हुआ, 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 हो गई। पहले 192 थी, 2011 में इसमें एक सदस्य और जुड़ा जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। तो ये 193 हो गई संख्या। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं और संयुक्त राष्ट्र की आम सभा हर एक सदस्य को 1 वोट हासिल है। आम सभा को क्या कहते हैं हम लोग, आम सभा। तो आप जान लीजिए आम सभा को हम लोग क्या कहते हैं, आम सभा को हम लोग कि वहां का जनरल पार्लियामेंट भी कहते हैं। मतलब विश्व पार्लियामेंट भी आम सभा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सारे लोग बैठक, हर देश के 1-1 वोट के प्रतिनिधि बैठते हैं। तो 193 सदस्य हो गए तो बैठते हैं और इन सबका वहां पर जिक्र होता है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य जिनके नाम है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय ये देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे और इन्हें महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसलिए इन्हें अस्थायी रूप में चुना गया, अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। बताया जाता है कि ये बहुत बड़े उस समय वो थे, पावरफुल कंट्री थी, तो नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य क्या किया गया, इन्हें बनाया गया। ठीक है, और क्या कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र का सबसे अधिक दिखने वाला सामाजिक चेहरा उसका प्रधान
प्रतिनिधि महासचिव होते हैं। वो महासचिव, वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। आपको पता होगा एंटोनियो गुटेरेस हैं अभी, और वह संयुक्त राष्ट्र की 9वें महासचिव है। उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला था और 1995 से 2000 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर थे हम, 1 सेकेंड, हाँ ये रहे। तो वो थे क्या, प्रधानमंत्री थे 2005 में। 2015 तक यूनाइटेड नेशन हुई कमिश्नरी फॉर रेफ्यूजी रहे। 2000 यूनाइटेड नेशन में कमिश्नर रहे फॉर रेफ्यूजी रहे। तो मतलब इसके भी संस्थापक के वो कमिश्नर रहे थे 2005 से लेकर 2015 तक। फिर वो 2017 में क्या बने, 1 जनवरी 2017 को उन्होंने महासचिव का पदभार संभाला। मैं आपको यूएनए की जितनी संस्थाएं, जितने पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट्स को अच्छी तरह से एलोबरेट करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ लें। मैं इस बुक से भी अलग हटके एक नए पीडीएफ पर वो सारी चीजें समझाने की आपको कोशिश करूंगा। संयुक्त राष्ट्र की कई शाखाएं हैं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति को वैर विरोध पर आम सभा में सभी में चर्चा होती है, और सुरक्षा परिषद में भी सामाजिक और आर्थिक मुद्दे से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग यूएन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन यूएनएचसीआर, यूएनएचआरसी, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी, यूनाइटेड नेशन का हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, इसी के अध्यक्ष रहे थे एंटोनियो गुटेरेस, और संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष यूनिसेफ है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग यूनेस्को है। तो अलग अलग क्या है, संस्थाएं हैं। और शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार हुआ, बदलते परिवेश की जरूरत को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। जैसे हमारा भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में क्या होता रहता है, भारतीय संविधान में भी आए समय में बदलाव होते रहते हैं ना। तो भाई बदलाव की प्रक्रिया ही यही कहती है कि आपको समय अनुसार क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तो आपको अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसकी अपवाद नहीं है। हाल ही के वर्षों में इसने वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाजें उठाई है। बहरहाल सुधार की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है कि कितना सुधार होना चाहिए, कैसे सुधार होना चाहिए, इसके बारे में कोई सहमति नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2 तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। एक तो यह कि इस संगठन की बनावट और उसकी प्रक्रिया के बारे में सुधार किया जाए, और दूसरा इस संगठन के न्याय अधिकार में आने वाले मुद्दों को समीक्षा की जाए। पहला, इसके संगठन और बनावट को हटाया जाए। तो जो यहाँ पे पावरफुल कंट्री है ना, वो अपना दबदबा ऐसा शो करती हैं कि हमारी पावरफुल है, तो उनका दबदबा बना रहता है। तो लोगों का ये मानना है कि देशों का ये मानना है कि इसकी बनावट में पहले सुधार हो, और दूसरा न्याय अधिकार की जो प्रक्रियाओं में न्याय के लिए जो आते हैं ना, उन सबको भी थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए। उन सब में भी क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। किन्हीं दोनों की तरह ये सुधार जरूरी है। देश के बीच सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। किसी भी देश के बीच ये सहमति नहीं है इस चीज को कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। इस चीज के बारे में किसी भी चीज को सहमति, किसी भी जगह पे सहमति नहीं है। बनावट की यह प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर के किस प्रकार का कामकाज है। इससे जुड़ी हुई मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकता को इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। खासतौर पर एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के ज्यादा देश को सुरक्षा परिषद के सदस्यों को बात उठ रही है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिम देश के संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं में इस प्रशासन का सुधार चाहते हैं। देखो क्या क्या सुधार चाहते हैं। पहला तो देश जो सुधार चाहते हैं वो इसकी बनावट को सुधारा जाए, न्यायिक प्रक्रिया को सुधारा जाए। न्यायिक प्रक्रिया सुधारने में ये इंपॉर्टेंट वर्क होगा कि न्यायिक प्रक्रिया अगर सुधरेगी तो वहां पर कोई भी देश का मसला बैठकर हल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देशों का मत ही एक नहीं है, चीजों के बारे में उन्हें पता ही नहीं है कि एक साथ क्या करना है क्या नहीं करना, उन सारी चीजों के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ सुधार के कामकाज में बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद सुरक्षा परिषद ने यहाँ पर जो अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य हैं उनकी भी संख्या बढ़ाने की मांग की है। तो मतलब समझ सकते हैं कि आए दिन समय समय पर क्या उठती रहती, मांग उठती रहती। जहां संयुक्त राष्ट्र संघ ने किन्हीं मुद्दों पर ज्यादा प्राथमिकता देने अथवा इन्हें संयुक्त राष्ट्र के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो देश के विशेषज्ञ चाहते हैं कि संगठन शक्ति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, जबकि और इच्छा है कि
यह संगठन अपने विकास तथा मानवीय भलाई के काम, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, ये सब पे भी काम करे। इसका भी इम्पोर्टेंट वर्क होता है कि ये सब भी इसमें काम करना चाहिए। आइए हम किस्मों के सुधार के बारे में डालें कि कौन कौन से सुधार हैं और चर्चा करेंगे कि प्रक्रिया में कैसे सुधरते हैं। तो आप ये उसको चर्चा करने से पहले ये देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है, महासचिव हैं। ये लाइन से हैं जो महासचिव, ये सारे महासचिव हैं, आप इनके बारे में लाइन से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आ जाइए देखते हैं महासचिवों को। तो कुछ महासचिव हैं, इनको देख लेते हैं। आ जाइए देखते हैं इनको, महासचिव को। ये देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं ट्रिग वैली के, सबसे पहले थे ये ट्रिग वैली के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे ये, ट्रिग वैली सबसे पहले वाले थे। और ये कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई के युद्ध विराम का प्रयास किया था। कोरिया युद्ध को शीघ्रता समाप्त करने में नाकामयाब रहे, आलोचनाएं हुई थी और दोबारा महासचिव बनने के लिए सोवियत संघ ने इनका विरोध किया था। सोवियत संघ ने दोबारा इन्हें महासचिव बनाए हुए इनका क्या किया था, विरोध किया था और इन्होंने फिर पद से त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद डेग हैमरशॉल्ड बने थे, 1953 से 61 तक रहे थे। स्वीडन के रहने वाले थे, अर्थशास्त्री थे और वकील थे। सुएज नहर से जुड़े विवाद जो थे उसको सुलझाने में अफ्रीका और औपनिवेशिक के काम किया था इन्होंने। कांगो के संकट को समझाने की दिशा में काम किया, प्रयास किया। मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार। सोवियत संघ के प्रयास में अविकार इनकी भूमिका की आलोचना की गई थी। इनकी भूमिका भी यूथ हांट थे, उसके बाद बर्मा के थे, म्यांमार के थे, शिक्षक और राजनयिक थे। क्यूबा में मिसाइल संकट 1962 में हुआ था, उसके लिए भी ये क्या थे, उन्होंने समाधान किया और संकट की समाप्ति के प्रयास किए। साइप्रस की संयुक्त राष्ट्र शांति सेना बहाल और वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की आलोचना की थी इन्होंने। ठीक है। और कुर्ट वाइल्ड हिम 1972 से लेकर 1972 से लेकर 81 तक ऑस्ट्रेलिया कूटनीतिक और विदेश मंत्री, नामीबिया, लेबनान की समस्या का समाधान किया, प्रयास किया। बांग्लादेश और भारत में राहत अभियान की देखरेख की। तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने के दावेदारी में चीन ने विरोध किया था। जब तीसरी बार चुने जा रहे थे तो चीन ने विरोध किया था। उसके बाद ये देखिए आप, जेवियार हैं, बुत्रोस घाली हैं, फोकी अन्ना हैं और बान की मून थे। तो आपके जो अभी आए हैं जो एंटोनियो गुटेरेस, उनसे पहले बान की मून थे, ये दक्षिण कोरिया के थे। और दक्षिण कोरिया के थे तो ये इन्होंने राजनयिक और विदेश मंत्री थे। इसने दूसरी एशियाई जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला और सहवर्ती विकास और लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य का ध्यान दिया। यूएनओ वीमेंस के निर्माण के काम किया। युद्ध विभाजनों के परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया था। परमाणु निशस्त्रीकरण पर भी क्या किया था, इन्होंने जोर दिया था। तो आ जाइए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, द फ्यूचर वी वांट, जैसा हम फ्यूचर चाहते हैं वैसा ही हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद सन 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो उसके दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद 1945 में इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाई थी उसे अनुरूप इस संगठन हुआ। इसका कामकाज के तत्कालीन विश्व राजनीति में वास्तविकता झलकती है। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाई बदल गई कि 1991 में आए बदलाव से कुछ निम्नलिखित है। जैसे सोवियत संघ बिखर गया, अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया, सोवियत संघ की उत्तराधिकारी राज्य रूस अमेरिका के बीच अब भी संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक नहीं है। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा और भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। ये देश सोवियत संघ से आजाद हुए अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। विश्व के सामने चुनौती एक पूरी नई कड़ी है। जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणु प्रसार इत्यादि, ये सब आजकल जलवायु से बदलाव, पर्यावरण हानि मौजूद की। ऐसे दशा में जब शीत युद्ध का अंत हो रहा था तो विश्व के सामने सवाल उठा कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है? संयुक्त राष्ट्र संघ ही होना चाहिए या इसके सिवा कुछ और? जो कुछ करना जरूरी है क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र सक्षम है? जो कुछ करना चाहिए क्या उसे इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं? इसके लिए कौन से सुधार जरूरी है? पिछले 15 सालों में इसके सदस्य देश ने प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्नों का व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। तो प्रक्रिया के ढांचे में जो सुरक्षा परिषद का ढांचा है, क्या सुधार किया जा सकता है? सुधार होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए मसला कठिन है। इस सहमति पर कायम करना मुश्किल है। या हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। सन 1962 में संयुक्त राष्ट्र संघ में आम सभा के एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 प्रमुख शिकायतें का जिक्र हुआ। सुरक्षा परिषद में राजनीतिक वास्तविकता नुमाइंदगी न की
नहीं करती। इसके फैसले में पश्चिमी मूल और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। सुरक्षा परिषद में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्ना जांच शुरू करे और सुधार की कैसे किया जाए। मिसाल के तौर पर यह क्या सुरक्षा परिषद में नए सदस्यों को चुना जाना चाहिए। इसके बावजूद कई सालों में सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए मानदंड सुधारे गए। बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र के बजट में ऐसा योगदान ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया गया, देखो यहाँ पर जो हमने पीछे पढ़ा तो उसमें हमने ये देखा कि सुरक्षा प्रक्रिया के ढांचे में सुधार कैसे हो, और सुधार होने के साथ साथ यहाँ पर हमने बात की कि सुधार होना चाहिए। और इन्होंने बताया कि सुरक्षा परिषद का सदस्य कौन बन सकता है, कौन होगा सुरक्षा परिषद का सदस्य। तो इन्होंने कहा पहले बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र के बजट में योगदान होना चाहिए उसका, आबादी के लिहाज से एक बड़ा राष्ट्र हो, और ऐसा जो लोकतंत्र और मानव अधिकार का सम्मान करता हो, या ऐसा हो हमें भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के लिहाज से विश्व विविधता की नुमाइंदगी करता हो। अच्छा, तो यार ये जितने पॉइंट्स इसने कहे, क्या ये भारत फॉलो नहीं करता क्या? देखो हम आर्थिक ताकत बहुत अच्छी है, सैन्य ताकत भी हमारे चौथे नंबर की चीन के बाद, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी हमारा बहुत योगदान है, ठीक है। आबादी के लिहाज से हम बड़ा राष्ट्र हैं, ऐसे लोकतंत्र मानव अधिकार का भी सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ जितना बड़ा लोकतंत्र वहाँ पूरे विश्व में किसी के यहाँ नहीं है। ऐसे देश भी हैं जो उसकी आर्थिक विविधता भी हमारे देश में अलग अलग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में प्रबल दावेदार हैं, परंतु देश हमारा विरोध करते हैं और वो मानने को तैयार नहीं होते, जिसके कारण हम अपनी प्रबलता दावेदारी पेश नहीं कर पाते। तो ये देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र का सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले देश। भारत का नाम देखिए कहाँ है, भारत का नाम है इसमें क्या, ये देखिए सबसे नीचे 21वें नंबर पे हम। लेकिन भाई योगदान तो कर रहे हैं ना, कंटिन्यूटी कर रहे हैं ना, कंटिन्यूटी में योगदान दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं योगदान नहीं दे रहे। तो योगदान दे रहे हैं तो हमको भी क्या चाहिए, अस्थायी सदस्यता जरूर चाहिए, क्योंकि हम चीन से तो बेटर परफॉर्मेंस कर ही सकते हैं, चीन से बेटर परफॉर्मेंस हम कर सकते हैं, इसीलिए इसके काम पर सवाल उठता रहता है, ठीक है। स्पष्ट यह है कि मानदंडों से हर एक कुछ वैधता है। सरकार अपने अपने हितों के महत्वाकांक्षा के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदे तो कुछ को नुकसानदेह मानती है। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक ना हो, फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों की दिक्कत है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए, इसका कोई पैमाना नहीं है। ताकत कितनी होनी चाहिए, कोई पैमाना नहीं है। कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के बजट में कितना योगदान दे, कोई पैमाना नहीं। और सुरक्षा परिषद की सदस्यता कैसे हासिल करे, इसका भी कोई पैमाना नहीं है। कोई देश बड़ी विश्व निभाने में कोशिश कर रहा है तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक सहायक है। अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान की कसौटी हो तो इसके मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड करने वाले देश में कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होगा। इसके आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मामले में कैसे हल किया जाए, कि प्रतिनिधित्व का मामला कैसे हल किया जाए। तो कई विश्वों की सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकते हैं, जब कि किसी एक राष्ट्र में भीतर विभिन्न संस्कृतियों धारा उत्पत्तित होती हैं, तो हम उसको कैसे बांट सकते हैं कि यहाँ पर्टिकुलर संस्कृति, नहीं, ये गलत बात है। इसी से जुड़े मामले को सदस्यता की प्रकृति को बदलने को कहा था कि ये जो है ना प्रकृति जो है, इसके मामले को आप बदलो, इसके मानदंड को क्या करो, चेंज करो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, हम अपना चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जो कुछ जोर में 5 अस्थायी सदस्यों को दिया गया है निषेधाधिकार, वीटो पावर खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे हमने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की थी, लेकिन चाइना अवरोध उत्पन्न कर रहा था। हमारी सदस्यता को भी लेकर, याद रखिएगा, हमारी सदस्यता को लेकर भी चाइना क्या करता है, अवरोध करता रहता है। हमारी सदस्यता को लेकर भी चाइना क्या करता रहता है, अवरोध उत्पन्न करता रहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग को होना चाहिए। तो बराबरी मेल नहीं खाता। अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित प्रासंगिकता नहीं है कि कौन बन सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य, क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं, क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि एशिया में अफ्रीका, लातिनी अमेरिका, करीबी देश जो है छोटी छोटी सुरक्षा परिषद में होना चाहिए। प्रश्न बहुत सारे हैं। आधार बनाया जाए, क्या आधार होगा, भूगोल क्या होगा, मसला क्या है, ठीक है, कठिनाइयां क्या है, क्या विकासशील देश कभी विकसित नहीं हो सकते, क्या वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, क्या वो सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं बन सकते, क्या यहाँ पे विभिन्न संस्कारें नहीं। इन सब चीजों को मापने के लिए कोई पैमाना नहीं है।
और पैमाना नहीं है तो हम ये तय नहीं कर सकते कि कौन सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा और कौन नहीं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। दूसरे देशों के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा पत्र में 5 अस्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई। 5 अस्थायी सदस्यों का मुख्य फायदा है कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता अस्थायी होगी और उन्हें वीटो पावर का अधिकार होगा। और अस्थायी सदस्य जो होंगे वह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्य का चयन हो जाता है। हर 2 साल में अवधि अस्थायित्व रहने के लिए तत्काल किसी देश के साथ फिर से चुना जा सकता है और अस्थायित्व निर्वाचन इस तरह से होता है। विश्व में सभी देशों विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधि हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायित्व सदस्य के वीटो का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसले मतदान के जरिए होते हैं और हर सदस्यों को एक वोट का अधिकार होता है। बहरहाल अस्थायी सदस्यों में कोई एक अपने विशेषाधिकार वीटो का प्रयोग कर सकता है और इसी तरह से यह किसी फैसले को रोक सकते हैं और भले ही यह अन्य अस्थायी सदस्यों से सभी अस्थायी सदस्यों में उसका फैसला पक्ष में मतदान किया जाएगा। निषेध अधिकार को समाप्त करने की मुहिम में लेकिन इस बात को समझा बढ़ना है कि अस्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व में अभी भी ये आमूल चूल बदलाव के लिए तैयार ना हो। इस बात पर खतरा है कि वीटो ना हो तो 1945 में सामान्य इन ताकतवर देशों को दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में ना रहे। लोगों को ये भी मानना है कि हो सकता है अगर हम वीटो समाप्त करेंगे तो जो ताकतवर देश हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता में भी इंटरेस्टेड ना रखें और संयुक्त राष्ट्र सदस्य को छोड़ दें। अब जब छोड़ देंगे तो फिर बाकी तो पावरफुल कंट्री छोड़ देगी तो फिर वो तो मनमानी चलाएगी, तो उसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन तो होगा नहीं। तो समझ रहे हैं, जुड़ाव और समर्थन के अभाव में संगठन प्रभावकारी नहीं रह जाएगा। तो जब संगठन ही प्रभावकारी नहीं रह जाएगा तो उसके बनने का क्या उद्देश्य रह जाएगा। समझ रहे हैं, बनने का कोई उद्देश्य रह नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बनने के क्या उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के न्याय अधिकार, क्या क्या न्याय अधिकार होने चाहिए, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा हो तो लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी आईडी का लिंक या आईडी के नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से जाके मेरे फेसबुक पेज फिर कुछ फॉलो करिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, कंपटीशन एग्जाम के भी पोस्ट करता हूँ और ये एकेडमिक के भी, तो आप जाके वहाँ से मुझे जोड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।